शुरू करते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। हम उठाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हमने क्या किया कि कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम मास लिया और उसको गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद मुझे ऐसा पता चला कि सिर्फ 56 ग्राम ऑफ मास जो है बच गया और 44 ग्राम अप्रॉक्सीमेट 44 ग्राम मास जो है गायब हो गया। तो उसके बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि यार लिया था 100 ग्राम मास और जब इसको हीट किया तो हमें मिला सिर्फ 56 ग्राम ऑफ मास। तो एक बात याद आई कि यार मास घट गया। तो लेवाइजियर ने कहा था 1785 में, लेवाइजियर की एक बात याद आ गई कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब होता है कि मास न कभी क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे मास डिस्ट्रॉय हो गया और लेवाइजियर के हिसाब से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। इसका मतलब 44 ग्राम ऑफ कुछ बच गया है। वो जो बचा है वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। तो बेसिकली इस रिएक्शन का मतलब क्या है बताने के लिए, इस रिएक्शन का मतलब ये है कि बेसिकली तुम समझ सकते हो रिएक्शन बैलेंस्ड है। इधर 100 ग्राम लिया था तो इधर भी क्या है 100 ग्राम। मतलब किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर तुम बैलेंस करना चाहते हो तो उसका सीधा सा फंडामेंटल यही है कि रिएक्शन से पहले जितना मास था रिएक्शन के बाद भी अगर उतना मास हो गया तो रिएक्शन डेफिनेटली क्या है बैलेंस। लेकिन अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे कैसे, लेवाइजियर की थ्योरी से करेंगे कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब रिएक्शन से पहले जितना मास था रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास रहेगा। अगर इस रूल पे हमने फॉलो किया तो डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। तो इसी थ्योरी पर मैंने देखा कि 100 ग्राम मास पहले भी था और रिएक्शन होने के बाद भी कितना मास है 100 ग्राम ऑफ मास। तो यहां पे लिखा हुआ है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर बैलेंस करना चाहते हो तो उसके लिए मास बिफोर रिएक्शन बराबर होना चाहिए मास आफ्टर रिएक्शन के। तो एक बात याद रखना, बहुत सारे लोगों में ये डाउट आती है कि लोगों को मॉलिक्यूलर मास याद नहीं रहता। इसीलिए एक सेकेंडरी तरीका है हमारे पास कि अगर मान लेते हैं, जरा ध्यान दो यहाँ पे कितने कार्बन है, एक, तो यहाँ पे भी कितने कार्बन है सिंगल, यहाँ पे कैल्शियम कितना है सिंगल, यहाँ पे कैल्शियम कितना है सिंगल, यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल कितने हैं 3, यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट करो 2 + 1 3। तो क्या कंक्लूजन निकल के आया कि अगर तुम चाहते हो कि रिएक्शन से पहले जितने मास थे और रिएक्शन के बाद भी अगर उतना ही मास हो तो एक सबसे बढ़िया रामबाण है कि नंबर ऑफ एटम्स क्या कर लो बराबर। मतलब रिएक्शन से होने से पहले जितने नंबर ऑफ एटम्स थे रिएक्शन होने के बाद अगर उतने ही नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे तो रिएक्शन डेफिनेटली क्या है बैलेंस्ड है। तो इसको अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्टेंट वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ओके, total number of atoms in a reactant will be equal to the total number of atoms in product। अगर number of atoms equal हो जाएंगे तो definitely reaction क्या है बैलेंस है। अब हम कुछ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने चलते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा है जिंक सॉलिड फेज में है, इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ कराया जा रहा है। एक्वस मीडियम में बन रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है लेवाइजियर के हिसाब से कि मास बिफोर रिएक्शन इक्वल होना चाहिए मास आफ्टर रिएक्शन के। ठीक है, लेकिन अब मास के चक्कर में फंसेंगे तो हमें जिंक का मास तो याद है नहीं, सल्फर का मास याद है नहीं, तो दूसरा तरीका लगाएंगे। दूसरा तरीका क्या होता है कि हमें यह देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन होने से पहले और नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन होने के बाद अगर हैं दोनों बराबर हैं, इसका मतलब हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इस पार्ट को क्या बोला जाता है, इस पार्ट को बोला जाता है रिएक्टेंट। तो ये तो मान लो बचपन वाली बातें हो गई। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोला जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। ओके, और यहां पे लिख रहा हूं टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो बड़ा ही आसान है, देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जिंक हमारा सिंगल है, अकेला है,
तो मैं यहाँ जिंक लिख रहा हूँ, सिर्फ सिंगल था इसलिए 1, और हाइड्रोजन के बगल में 2 लिखा है तो हाइड्रोजन को मान लिया 2, सल्फर के पास कुछ नहीं है तो सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन के पास 4 है तो ऑक्सीजन हो गया 4। अब हम प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो जिंक हमें कितना दिख रहा है, खुद देख लो, जिंक कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब बताओ सल्फर कितना दिख रहा है, यस 1 दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब जरा बताओ ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, बहुत बढ़िया 4, वेरी गुड। और जरा बताओ हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, गौर से देखो, यस 2, बहुत ही शानदार। तो चलो अब इधर का एटम्स मौजूद है, इधर का भी एटम्स मौजूद है, अब जरा देख लेते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। जिंक 1, वाओ वेरी गुड। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन ऑल्सो 2, वाओ। सल्फर 1 एंड सल्फर ऑल्सो 1, व्हाट एन आइडिया। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन इज ऑल्सो 4, ओ माई गॉड, नो रिक्वायर टू बैलेंसिंग, ऑलरेडी बैलेंस्ड। इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। लेकिन ऐसे आसान क्वेश्चन तुम्हारे सीबीएसई या तुम्हारे रिस्पेक्टिव बोर्ड या एनटीएससी में नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहां मैंने लिया आयरन सॉलिड फेज में और इसका रिएक्शन करा रहा हूं H2O लिक्विड फेज में, और ये बना रहा है Fe2O3, ये हमारा जाएगा सॉलिड फेज में, और हमारा दूसरा बनेगा, एक गैस बनती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस रिएक्शन को अभी याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग रिएक्शन ज़्यादातर तुम्हें लिख के आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है ये रिएक्टेंट है और ये हमें पता है कि ये क्या है, प्रोडक्ट। तो हम सीधा काम शुरू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन, ये क्या है हमारा, रिएक्टेंट, ओके। और यहां मैं लिख रहा हूं टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। देखो ये बार बार लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि सीबीएसई में अगर ये क्वेश्चन आया या तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इतना अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आयरन कितना है, 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इस तरफ आगे बढ़ते हैं, आयरन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखने में लग रहा है कि रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर अब कौन से एटम को टारगेट करें, तो बड़े ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके पास हैं, तो तुम्हें दिख रहा होगा सर ऑक्सीजन के पास है, तो सबसे पहले इसको टारगेट करो। अगर यहाँ ऑक्सीजन 3 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई करो कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। तो तुम बोल रहे हो कि सर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो चलो 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है 3 का, हमें 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करना है, ठीक है। तो ये 3 का मल्टीप्लाई जिस ऑक्सीजन में किया है वो ऑक्सीजन कहाँ पे है, वाटर के पास है, यहाँ देखो। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर ऑक्सीजन 3 करना है तो मैं एक काम करता हूँ, H2O है, मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं कहता हूँ गलत है। कुछ बच्चा बोलेगा सर ऐसा करते हैं H2O मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, महा गलत है, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ बच्चा सोचेंगे सर H2 है यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करके O कर दूं, मैं बोलता हूँ ये भी गलत है। तो बोलेगा करूँ क्या, मैं काम करता हूँ, यहाँ पे क्या करो, एक ब्लॉक बना दो ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। और यहाँ नहीं, सारे जगह पे तुम ब्लॉक बना सकते हो, ठीक है। अब ब्लॉक बनाने से फायदा ये मिल जाता है कि हमें ब्लॉक के अंदर कुछ भी काम गड़बड़ नहीं करना है, अब ब्लॉक के बाहर रह के काम करना है, ठीक है। तो ये सारे जो हमने यहाँ पे लिखे हैं ये सभी के सभी क्या हैं, गलत हैं। अब हमें ऑक्सीजन में 3 का मल्टीप्लाई करना है। अब ऑक्सीजन घर के अंदर बैठा हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई बाहर से कर सकते हैं। तो भाई साहब मैंने यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर दिया, तो फायदा क्या हुआ, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन गड़बड़ी कहाँ आ गई, गड़बड़ी आ गई हाइड्रोजन भैया के पास, क्योंकि हाइड्रोजन पहले से ही 2 था और 3 का मल्टीप्लाई करते ही हाइड्रोजन चला गया 6। अब देखो जरा यहाँ ध्यान दो, 3 का मल्टीप्लाई करते ही हमारा हाइड्रोजन हो गया कितना, 6, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ 2 है। इसका मतलब भाई साहब यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई करना है। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ किया मतलब कहाँ किया, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में किया मतलब हाइड्रोजन में किया, हाइड्रोजन ब्लॉक में है, अंदर नहीं डिस्टर्ब करना है। 3 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन से मतलब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई। तो अब देखो हाइड्रोजन भी 6, हाइड्रोजन भी 6,
अंतिम काम बचा है आयरन का। तो ये देखो आयरन यहाँ 1 है, यहाँ आयरन 2 है, कितने की मल्टीप्लाई करोगे? बोलो बोलो बोलो, यस 2। बहुत ही शानदार। तो भाई साहब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ ले जाके कर दो। इसका मतलब यहाँ पे 2 आयरन, मतलब अल्टीमेटली रिएक्शन अगेन बैलेंस्ड। ओके, इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। अब हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही वर्सटाइल एग्जाम्पल है, इसको हम दूसरे तरीके से बैलेंस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करो, सबसे पहला स्टेप काम क्या करो, बैलेंस कार्बन, ठीक है, बैलेंस कार्बन। तो जरा कार्बन को जल्दी से बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1। यहाँ पे कितने कार्बन है? 2। तो चलो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे भी कितने कार्बन होने चाहिए थे? 2। तो हमें पता है, तुमने लगातार 2 एग्जाम्पल देख लिए, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन बैलेंस। आगे बढ़ते हैं। दूसरा काम ये होता है बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जरा सा बैलेंस कर लेते हैं, देखते हैं क्या चलता है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 6। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2। तो एक बात बताओ, अगर 2 हाइड्रोजन है, कितने की मल्टीप्लाई करोगे कि 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे? यस, यू आर राइट, 3 का। खत्म। लास्ट काम, बैलेंस ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन बैलेंस तो रिएक्शन खत्म। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? काउंट करो। तो ये 2 है और होल पे मल्टीप्लाई 2 का हो गया है। जरा इस पे ध्यान दो, बॉक्स के अंदर कितने ऑक्सीजन है? 2, और बाहर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन। चलो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ काउंट कर लेते हैं। तो 3, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन था, 3 × 1 = 3 ऑक्सीजन। तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 7 ऑक्सीजन। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, ठीक है। तो कौन से डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें उतने ही ऑक्सीजन मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 7/2 का, तो देखो रिएक्शन बैलेंस्ड। ओके, तो ये रहा आपके सामने 8 क्वेश्चंस, ठीक है। 8 क्वेश्चंस एज अ होम असाइनमेंट है, करके तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, सभी असाइनमेंट। और हाँ, पाठशाला की अपनी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, जिसमें 10th क्लास में चैप्टर 1 खत्म हो चुका है, चैप्टर 2 की तरफ बढ़ चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो लाइव क्लासेस। सिलेबस बहुत पीछे जा रहा है और समय आगे आने वाले समय में लॉकडाउन के बाद समय बहुत कम बचेगा। ओके, ज्वाइन नाउ।